नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 78वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले के प्राचीर से देश को संबोधित कर रहे थे। बोला तो उन्होंने लगभग 96 मिनट के अपने भाषण में कई मुद्दों पर, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है उस मुद्दे पर जब उन्होंने कहा कि इस देश में सेक्युलर सिविल कोड लागू होना चाहिए। अब तक कम्युनल सिविल कोड चल रहा था। हर कोई जानता है कि भारतीय जनता पार्टी का 3 पॉइंट एजेंडा दशकों से रहा है, जिसमें सबसे पहले वो कश्मीर से अनुच्छेद 370 35 से हटाने की बात करते थे, जिसको उन्होंने पूरा कर लिया है। दूसरा, राम मंदिर वो मैनिफेस्टो में लिखते जरूर थे, हालांकि वो हुआ सुप्रीम कोर्ट के फैसले से। और तीसरा, पूरे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना। लेकिन कृषि कानून से लेकर कई कानूनों पर जबरदस्त विरोध का सामना करते हुए इस मुद्दे पर सरकार बैकफुट पर चली गई। राज्यों ने अपने तरीके से राज्यों में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की तैयारी की। बार बार बीजेपी से पूछा जाता था कि क्या आप कोई सेंट्रल यूसीसी लाएंगे। बहरहाल पीएम ने अपने सोच का संदेश और संकेत साफ दिया है, लाल किले के प्राचीर से दिया है। अब अन्य पार्टियों को बताना होगा कि यूसीसी पर उनकी राय क्या है, या फिर जब पीएम सेक्युलर सिविल कोड कहते हैं तो फिर किन शब्दों में इसका विरोध होगा। हालांकि तमाम राजनीतिक पार्टियां इसका विरोध भी कर रही हैं। तालियों के साथ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। सिद्धार्थ यादव, राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के, सुरेंद्र सिंह राजपूत जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। डॉक्टर नवल किशोर, प्रवक्ता आरजेडी के, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। सत्य प्रकाश मिश्र जी, बहुत स्वागत है आपका, जेडीयू के नेता हैं। तौसीफ अहमद खान साहब, टीएमसी के सपोर्टर के तौर पर आपका खास स्वागत है, क्योंकि आज आप स्टूडियो में मुझे लगता है पहली ही बार आ रहे हैं हल्ला बोल। बहुत स्वागत है आपका। बहुत सारे मुद्दे हैं। बंगाल के मुद्दे पर भी टीएमसी को कई सारे सवालों के जवाब देने पड़ रहे हैं, कोलकाता रेप केस पे। लेकिन इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, आइए आपको सुनाते हैं यूसीसी के मुद्दे पर प्रधानमंत्री ने लाल किले से क्या कहा और राजनीतिक पार्टियां क्या कहती। हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट ने बार बार यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर जो चर्चा की है, अनेक बार आदेश दिए हैं, क्योंकि देश का एक बहुत बड़ा वर्ग मानता है और उसमें सच्चाई भी है कि जिस सिविल कोड को हम लेकर के जी रहे हैं, वो सिविल कोड सचमुच में तो एक प्रकार का कम्युनल सिविल कोड है, भेदभाव करने वाला सिविल कोड है। जो संविधान निर्माताओं का सपना था, उस सपने को पूरा करना हम सबका दायित्व है। और मैं मानता हूं इस गंभीर विषय पर देश में चर्चा हो, व्यापक चर्चा हो। जो कानून धर्म के आधार पर देश को बांटते हैं, जो ऊंच नीच का कारण बन जाते हैं, ऐसे कानूनों को आधुनिक समाज में कोई स्थान नहीं हो सकता है। और इसलिए मैं तो कहूंगा, अब समय की मांग है कि देश में एक सेकुलर सिविल कोड हो। हमने कम्युनल सिविल कोड में 75 साल बिताए हैं, अब हमें सेक्युलर सिविल कोड की तरफ जाना होगा। और तब जाकर के देश में धर्म के आधार पर जो भेदभाव हो रहे हैं, सामान्य नागरिक को जो दूरी महसूस होती है, उससे हमें मुक्ति मिलेगी। वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखित कोड है, उसके खिलाफ प्रधानमंत्री बोले, लाल किले की प्राचीर से बोले, इससे ज्यादा शर्मनाक बात और क्या हो सकती है। कई राज्य ऐसे हैं जहां पर इस समय सामान्य नागरिक संहिता लागू भी है, कहीं कोई विवाद नहीं है, और अब देश की जरूरत है और उसके पीछे का उद्देश्य यही है कि किसी के साथ भेदभाव ना हो, सबके साथ न्याय हो। आपके खुद के संविधान में इसका उल्लेख और इसकी चर्चा है, सुप्रीम कोर्ट कहता रहा है, और देश के एक बड़े तबके में इसको लेकर के आपसी परामर्श चलता रहा है। तो उन्होंने आह्वान किया कि पूरा देश इस पर विमर्श करे, संवाद करे। यह एक ऐसा मसला है जो देश विविधताओं से भरा हुआ है, विभिन्न धार्मिक परंपराएं हैं, क्षेत्रीय भावनाएं हैं। तो ऐसी स्थिति में व्यापक विमर्श, जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनके बीच आम सहमति बनना चाहिए, और साथ ही साथ एक व्यापक विमर्श की बुनियाद पर ही ऐसे संवेदनशील सवाल का समाधान किया जाना संभव है। सिद्धार्थ यादव जी, ये यूनिफॉर्म सिविल कोड से सेक्युलर सिविल कोड कैसे? आपको तो सेक्युलर शब्द से पहले मतलब थोड़ा परहेज ही रहता था, एलर्जी रहता था, ये लोग कहते हैं। सवाल है कि क्या 303 सीटें 2000 पिछले चुनाव में आया, वहां से 240 आते आते आपको अब कम्युनल सिविल कोड बताना पड़ रहा है इस देश के कानून को? देखिए अंजना जी, हमें सेक्युलर शब्द से कभी कोई समस्या नहीं रही।
हमें सूडो सेक्युलर से दिक्कत रही, क्योंकि इस देश में सेक्युलरिज्म का चोगा पहन करके इस देश के नागरिकों को सेक्युलरिज्म की आड़ में तुष्टीकरण की आग में झुलसने वाले जो पूरा विपक्ष आज का है, उसने इस देश के साथ जितना अन्याय किया उसके खिलाफ हम खड़े रहे। इसलिए शायद ये नैरेटिव ऐसा बनाने के लिए हमेशा एक प्रयास करते हैं। अंजना जी, बहुत से लॉ के छात्र यहां बैठे हैं। हमारा देश का संविधान कहता है, उसकी प्रस्तावना, हमारा प्रियम्बल कहता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया गिव आवरसेल्व्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन। वो नहीं कहता कि वी हिंदूज गिव आवरसेल्व्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन और हिंदू मेल और मुस्लिम मेल गिव आवरसेल्व्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन। वो सबके लिए एक बात कहता है। तो जो मूल आधार हमारे संविधान के हैं, जिसमें लिबर्टी है, डिग्निटी है, ऐसा क्या हो गया हमारे देश में कि संविधान से बढ़कर के शरिया हो गया? ऐसा क्या हो गया हमारे देश में कि अगर कोई बेटी किसी मुस्लिम परिवार में पैदा हो जाए तो उसको देश का संविधान प्रोटेक्ट नहीं कर सकता? वो ट्रिपल तलाक में, हलाला में, मरिया में, वक्फ बोर्ड के उसके तंज के नीचे उसको फंसना पड़ता है, मरना पड़ता है। क्यों हुआ ऐसा? उसके खिलाफ अगर कुछ बोला जाएगा, अगर उस कुरीति को दूर किया जाएगा, तो उसको निश्चित तौर पे मैं मानता हूं वास्तविक सेक्युलर सिविल कोड कहा जाना चाहिए। छोटा सा सवाल है, आपको मुस्लिम महिलाओं की इतनी चिंता हो रही है कि आप ये ला रहे हैं, या आप वो तो कहते हैं कि आपकी नजर कहीं और है, आप मुस्लिम समाज को बदनाम करके अलग करना चाहते हैं, टारगेट कर रहे हैं? देखिए अंजना जी, समझने वाले की समझ पर होता है कि वो वास्तव में इसको क्या माने। अगर ट्रिपल तलाक का तंज दूर हुआ, किसको टारगेट किया गया? क्यों होगा कि कोई भारत की बेटी जो इंडियन पासपोर्ट होल्डर है, जो भारत की नेशनैलिटी लिखती है, उसको कोई भी आकर कह देगा तलाक 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 और उसको घर से बाहर कर देगा? क्यों होगा कि कोई भारत की बेटी को हलाला की प्रथा में जलूस दिया जाएगा, उसको कहा जाएगा तुमको हलाला करना पड़ेगा? मैं हिंदू मुसलमान की बात नहीं कर रहा हूं। एक बार इस पूरी डिबेट में आप किसी से भी बोलिएगा कि यहां पे खड़े होकर के कहें कि भारत की बेटी और उसके लिए कानून पर बात करें, पर जहां ये लाएंगे मुसलमान, जहां ये लाएंगे धर्म, जहां ये लाएंगे तुष्टीकरण, वहां गाड़ी बिगड़ जाती है। और अंजना जी, मैं आपको बता दूं, इसका इतिहास भी जानना बहुत जरूरी है। कहां से आ गया शरिया लॉ? औरंगजेब सबसे पहले लेकर के आया था, फतवा आलमगिरी में लेकर के आया था। उसने तय किया था कि देश में कैसे होगा कि शरिया का कानून लेकर के आया जाए। 500 स्कॉलर्स को बैठाया गया, कुरान की आयतें ली गई, हदीस को लिया गया, उनके ओपिनियन को लिए गए, और उसके बाद जहां देश के सब समाज प्रोग्रेस करते गए, हिंदू समाज के अंदर भी जितनी कुरीतियां थी उनको दूर कर दिया गया, उसके अंदर सती प्रथा को हटाया गया, विडो के लिए रीमैरिज एक्ट लेकर के आए गए। इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट इस देश में ठीक है, मुसलमान महिलाओं के साथ ये प्रताड़ना करते रहे। और अंजना जी, बस 10 सेकंड लूंगा, ये देश का एक विपक्ष षड्यंत्र के तौर पर इनके आगे घुटने टेक कर हमारी मुसलमान बहनों के साथ ये अन्याय करता रहा। ये हिंदू मुसलमान का विषय नहीं है, ये मेजॉरिटी माइनॉरिटी का विषय भी नहीं है, ये पावरफुल मेन वर्सेस पावरलेस विमेन का विषय है। अगर इसके साथ खड़ा होना है तो फिर आपको सेक्युलर होकर के खड़ा होना पड़ेगा, सूडो सेक्युलर होकर के आप खड़े नहीं हो सकते। ठीक है, अब देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो अर्थ है, विवाह हो, तलाक हो, बच्चा गोद लेना हो, संपत्ति के बंटवारे जैसे विषयों में सभी नागरिकों के लिए एक जैसे नियम हो। यह सच है कि सबसे ज्यादा दंश महिलाओं को झेलना पड़ता है अगर कानून अलग अलग हो। ऐसे में एक देश एक कानून से क्यों न चले? सुरेंद्र राजपूत। अंजना जी कहते हैं ना कि मैं तुम पर हर बार भरोसा करता हूं, मैं तुम पर हर बार भरोसा करता हूं, इतना सच्चा झूठ तुम्हारा होता है। ये इनका झूठ ही इतना सच्चा होता है कि क्या करें। अब इनको देखिए, 3-4 चीजें हम आपको बताएं। देश की सबसे बड़ी कम्युनल पार्टी आज सेकुलर सिविल कोड लेके आ रही। आप इस चीज को देखिए, यही आपके शो में 1000 प्रवक्ता, इनके 1000 बहस दिखा दूंगा, जब वो संविधान के प्रियम्बल में सिविल सेकुलर शब्द से ऐतराज करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं कि नहीं करते हैं, आप बता दीजिए। जो जवाब आपका वो हमारा। नहीं कहा है कई, हमेशा, एक नहीं, सारे के सारे प्रवक्ता, किसी का भी नाम ले लीजिए। मेरा पहला प्रश्न वही ठीक है ना, प्रियम्बल में सेकुलर शब्द से जो नफरत करते हुए लोग सेकुलर सिविल कोड लेकर के आ रहे हैं, ये इनका सच्चा झूठ है। एक बात। दूसरी बात, हिंदुस्तान का कानून जो क्रिमिनल लॉ है, वो सारा का सारा, भाई आप हत्या करोगे, चाहे हिंदू करे चाहे मुसलमान करे, फांसी होगी। ये लड़के बैठे हुए हैं सब, होगी कि नहीं होगी बताओ? कोई आदमी शादी के बाद तलाक की बात करे, जो भी कानून के पास जाएगा, कानून के पास जो जाएगा, जो कानून के पास जाएगा, उसको हिंदुस्तान के कानून के हिसाब से उसका तलाक होगा, उसका भरण पोषण होगा। जो कानून के पास नहीं जाएगा, और जो कानून के पास नहीं जाएगा, वो चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, प्यासा मारा जाएगा। जैसे आप यहां पर तो तलाक की बात कर ले रही हैं शरिया पे, उन महिलाओं की बात आप नहीं कर रही हैं जिनको बगैर तलाक दिए
बगैर किसी रीति के छोड़ दिया जाता है महिलाएं वो नहीं। दिखाऊं मैं आपको, नाम लेकर के कहूं, आपके सामने भी है, हम नाम नहीं लेना चाहते, बहुत बड़ा नाम है। उन महिलाओं का आप क्या कीजिएगा? उनके लिए कोई कानून बनाए हैं? जिन महिलाओं को आपने बगैर तलाक के छोड़ दिया। बनारस में हजारों हमारे यहां की महिलाएं हैं जो बगैर तलाक के छोड़िए, खाना पीना 2 गज जून की रोटी नहीं मिलती। मैं बनारस से लेके गुजरात तक जा सकता हूं। तो आप हिंदू मुसलमान करने के लिए ये सारी चीजें लेकर के आ रहे हैं। उसके बाद भी हम एक बात कहते हैं, अब तक यूनिफॉर्म सिविल कोड था, अब सेकुलर सिविल कोड आ गया। फिर से मैं पूछता हूं, ड्राफ्ट कहां है? आप ड्राफ्ट पे चर्चा करेंगे ना? कोई बात है? पिछले 10 साल से लगातार यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो रही थी, अब कल सेकुलर सिविल कोड की हो गई। ड्राफ्ट है, ड्राफ्ट पे तो आप चर्चा कीजिएगा ना कि भाई इसमें क्या अच्छाई है, क्या बुराई है। सभी जितने हमारे लॉ के स्टूडेंट्स हैं, लॉ के प्रोफेसर हैं, हमारे संविधान निर्माता लोग हैं, वो सारे के सारे आप जो हैं उनको दीजिए, बात करिए। और एक सबसे बड़ी बात, हिंदुस्तान के कानून को कम्युनल कहकर के बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को गाली देने का हक किसने दिया? ठीक है, पहले आप हमें बताइए, बाबा साहब अंबेडकर को गाली दे रहे हैं ये लोग कम्युनल वो करके। पता आप क्या जवाब देंगे? एक बार सत्यप्रकाश जी को। बहुत अच्छी बात इन्होंने कही। इनको सेकुलर शब्द से जिन्होंने डाला, अब इनको चिढ़ हो रही है। बाबा साहब अंबेडकर के संविधान के प्रति ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किला से यह बात कहा कि संविधान के पार्ट 4 में जो आर्टिकल 44 है वो यूनिफॉर्मिटी सिविल कोड की बात करता है। उसमें यदि सेकुलर शब्द जुड़ गया तो कांग्रेस में इतनी तिलमिलाहट क्यों है? आपने ढोया, आपने इस देश को, हम तो खुश हैं। नहीं ठीक है, ड्राफ्ट आएगा। आपने इस देश को इतने दिन बिना सिविल कोड के जारी रहने दिया। महिलाओं को भी अधिकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, अटल बिहारी वाजपेयी ने हिंदू इनहेरिटेंस लॉ में संशोधन किया और महिलाओं को अपने पैतृक संपत्ति में अधिकार दिया। मैं मानता हूं कि हमारे देश में महिलाओं पर बहुत तरह के अत्याचार हिंदू सभ्यता में थी, लेकिन हिंदू सभ्यता ने उसको हमेशा दूर किया, चाहे वो राम मनोहर लोहिया चिंतक थे, चाहे गांधी चिंतक थे, बाल विवाह के खिलाफ थे। ये हमने अचीव किया। 18 साल लड़कियों की उम्र संख्या बताई कि तब जाके शादी होगी, उसमें भी ये बाल विवाह चलता रहा, लेकिन उसके खिलाफ हमारा कैंपेन जारी रहा। आप सीधा सीधा विरोध कर देते हैं। यदि भारतीय जनता पार्टी इस राष्ट्र को, एनडीए की सरकार इस राष्ट्र को समानता के अधिकार पर कोई बिल देने की बात तक करती है, आप विरोध में खड़े हो जाते हैं। एक पत्रकार महोदय ने आप ही की तरह लिखा है कि आप कह रहे हैं कि बाबा साहब अंबेडकर, अरे बाबा साहब को सब प्रणाम करते हैं, उन्हीं का कंसेप्ट था ना ये। गौ हत्या भी बंद है संविधान में। कांग्रेस पार्टी कितनी बार बोलती है गौ हत्या के खिलाफ, कुछ नहीं बोलती, संविधान लेकर घूमती, उसकी मूल भावना पर कभी काम नहीं करती। हमारी पार्टी सिद्धांत रूप में यूसीसी पर अपना समर्थन दे चुकी है। हम इस देश के सेकुलर फैब्रिक का समर्थन करते हैं, और अगर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 78वें स्वतंत्रता दिवस के समारोह से देश को सेकुलर सिविल कोड बिल की बात कही है तो सबको स्वागत करना चाहिए। इससे चिढ़ क्या है? ठीक है, बात होगी, बराबरी आएगी। इनके पॉइंट में एक बात बताना चाहता हूं, आदिवासी समूह में कई जगह महिलाओं को अधिकार पैतृक संपत्ति में मिलता है। बहुत सारे आदिवासी समूह हैं और कई जगह नहीं मिलता है, वो भी इससे एड्रेस हो जाएगा। नागालैंड के मुख्यमंत्री का अलग कहना है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का इस मामले में अलग कहना है। लेकिन यदि ये बहस ही नहीं चाहती कांग्रेस सेकुलर सिविल कोड या इस देश के सेकुलर फेवरिज्म को बढ़ाने के लिए फैब्रिक को, तब फिर आपत्ति है आपसे। आप संविधान लेके घूमिए, जरूर बोलिए भी। डॉक्टर नवल, क्या है आप आरजेडी का इस पर स्टैंड क्या है? क्योंकि ये सच है कि संविधान आजकल तमाम विपक्षी पार्टियां दिखा रही हैं देश को कि संविधान ये नहीं बचा रहे हैं, संविधान को बचाना जरूरी है। उसी संविधान के अनुच्छेद 44 में नीति निर्देशक तत्वों की श्रेणी में यूनिफॉर्म सिविल कोड को रखा गया है, तो काहे सब चुप हो जाते हैं, सबके मुंह में दही जम जाती है? जी बिल्कुल, हम लोग चुप नहीं है और इसमें हम लोग का जो भी विचार है हम बराबर बोलते रहे हैं। और पिछला जो विधि आयोग ने ये कहा था, खुले तौर पे रिपोर्ट में ये बात आई थी कि अभी उपयुक्त समय नहीं है यूसीसी के लिए, ये बात तो छुपी हुई नहीं है। फिर उसके बाद आपने दूसरा एक आयोग बना दिया कि इस पर विचार करेंगे। मूल भावना आपकी जो है
वो मुस्लिम विरोधी है। सेकुलरिज्म में आपका कोई विश्वास नहीं है, क्योंकि कम्युनल आइडेंटिटी पे आपका राइज और रेलेवेंस है इस देश में, और आज से नहीं, जब से आपका आगमन हुआ है तब से आप वही काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि मंडल कमीशन में, जब संविधान में लिखा हुआ था मंडल कमीशन का रिपोर्ट लागू होना चाहिए, और जब सरकार ने लागू किया तो आपने देखा कि वहां पर कमंडल यात्रा शुरू कर दिया। तो ये जो कम्युनल इनका इंटेंट है वो हमेशा दिखता है, और यही कारण है जब ये बोल रहे हैं ना वी द पीपुल में 15% मुसलमान हैं, लगभग 20 करोड़ हैं। आप देखिए कि जब 303 थे तब कितना थे, आज भी कितने हैं उसमें। आप एक 20 करोड़ मुसलमान के खिलाफ में आप पूरी तरह से दोयम दर्जे का बात आपके एक एक कार्यकर्ता, नेता और प्रवक्ता का था, ये छुपी हुई बात नहीं है। यहाँ पे उन पर भरोसा नहीं होता है। हमेशा जब भी ये बात कहते हैं, इस तरह की यूनिफॉर्मिटी की बात करते हैं, तो उसमें एक समुदाय के खिलाफ में उनकी भावना रहती है, और उसी भावना के आधार पे हम लोग मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा बंटवारा, नफरत और घृणा की राजनीति करती रही है, और यह भी उसका उद्देश्य यही है। छोटा सा काउंटर क्वेश्चन है कि बीजेपी मुस्लिम विरोधी है इसलिए देश में यूसीसी ना आए, या यूसीसी देश में आना चाहिए? आपका स्टैंड मुझे समझ नहीं आया। नहीं, बिल्कुल आपको समझना चाहिए कि संविधान के नीति निर्देशक तत्व में जो बातें कही गई हैं, वो जस्टिसिएबल नहीं है, उसके लिए नहीं आना चाहिए। नहीं, आप बात तो समझिए। फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल में एक फर्क तो है ना, कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल में है उसके लिए उपयुक्त समय आएगा, उसके लिए काम करना चाहिए। ये काम करना नहीं चाहिए, नहीं, जैसे वो मुस्लिम विरोधी है, वो कहते हैं आप लोग मुस्लिम प्रेमी है क्योंकि आपको वोट मिलता है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इस बात को आप कहेंगे कि अगर वो विरोधी हैं तो ये डाइकोटोमी में हम देखने की बात नहीं कहते हैं। फिर मैं पूछ रही हूँ आपसे, यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने के लिए अभी समय अनुकूल नहीं है, इसका क्या मतलब है? कब अनुकूल होगा? आप विधि आयोग की रिपोर्ट का पूरा डिटेल उसमें दिया हुआ है, क्यों नहीं है? वो तो खुद ही टेटर कर रहे हैं, कभी कहते हैं नहीं है, फिर कहते हैं है। नहीं, ये बात तो सबको मालूम है कि अभी उपयुक्त समय इसलिए नहीं है कि जो पिछले 10 साल ने भारतीय जनता पार्टी ने सेकुलर फैब्रिक को जो घाटा पहुंचाया है, उसको ठीक करने में अगला 30 साल लग जाएगा। मिस्टर खान, आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए यूसीसी? देखिए, लॉ कमीशन कहता है कि अभी ना तो ये डिजायरेबल है और ना ही ये सही समय है यूसीसी लाने के लिए। और देखिए, यूसीसी को सिर्फ एक मुस्लिम एंगल में प्रेजेंट करती है बीजेपी। लोकल कस्टम एंड यूजेज हैज अ फोर्स ऑफ लॉ। यहाँ पे लॉ के छात्र बैठे हुए वो इस बात को जानते होंगे कि लोकल कस्टम और यूजेज जैसे नागालैंड के एरिया में है, ईस्टर्न इंडिया के एरिया में है, उनका जो कानून है वो भी पर्सनल मैटर्स में देश के जो कोडिफाइड लॉ है उससे अलग है, एंड दैट ऑल्सो हैज अ फोर्स ऑफ लॉ। ये संविधान इसकी इजाजत देता है। शरीयत की लॉ एप्लीकेबल है क्योंकि वो पर्सनल लॉ है, लिमिटेड है। जैसा आपने खुद कहा कि शादी के मामले में या बच्चे अडॉप्ट करने के मामले में या सक्सेशन के मामले में क्रिमिनल लॉ के एप्लीकेशन सबके लिए इक्वल है। जो अभी महाशय ने कहा कि भाई अगर कोई मर्डर करता है तो चाहे वो किसी भी धर्म का हो, चाहे वो नागालैंड का हो, चाहे बंगाल का हो, सारे पे इक्वली लॉ अप्लाई करता है। तो ये जो भ्रम फैलाने का काम कर रही है बीजेपी, ये बंद होनी चाहिए। प्रधानमंत्री को यह हक नहीं है कि उनसे पहले प्रधानमंत्री जो आए उनको वो गाली दे, और गाली देने के लिए भारत के इतिहास में 98 मिनट्स का सबसे पहला लंबा स्पीच उन्होंने दिया है, क्योंकि वो एक ही काम अच्छा करते हैं, बोलते हैं। बोलने दे दीजिए बिना टाइम लिमिट के, वो बोले चले जाते हैं, लोगों को बोर किए जाते हैं। एक ही बात 10 साल से कहे जा रहे यूसीसी। आपका बनाया हुआ लॉ कमीशन कहता है कि अभी यूसीसी का टाइम उचित नहीं है, लेकिन क्यों होता है? क्योंकि ये राजनीति की जाती है। अंजना जी, हम देश में आगे जा रहे हैं या पीछे जा रहे हैं? उसका सबूत यह है कि आज भी धर्म के नाम पे राजनीति करते हैं, आज भी नफरत के नाम पे राजनीति करते हैं। ये क्यों नहीं बात करते कि भाई रेलवे में जो हो रहा है 2500 करोड़ का घाटा, उस पर बात क्यों नहीं करते? रेलवे में एक्सीडेंट आए दिन हो रहे हैं, मौतें हो रही है, उसके बाद में क्यों नहीं बात करते? इन बातों से उलझाने के लिए, ध्यान को भटकाने के लिए वो आकर के भाषण देते हैं। वो उन्होंने इंडिपेंडेंस डे में भाषण क्यों नहीं दे दिया कि हम 6 महीने के अंदर रेलवे में जो नुकसान हुआ है उनके पेट प्रोजेक्ट्स के वजह से हम उसका रिकवर करेंगे। जो एक्सीडेंट्स हो रहे हैं एंटी लॉकिंग एंटी ब्रेकिंग सिस्टम को लेकर के, हम उसको जो है 3 महीने का टारगेट देते हैं, हम उसको कंप्लीट करेंगे। ये बात वो नहीं करेंगे। ठीक है, देश के असल मुद्दों पर ना चर्चा करके यूसीसी देश को बरगलाने की कोशिश है। ए बी, गोवा जहां पर यूसीसी लागू है वहां पर कानून में आप महिलाओं के अधिकारों की बात कर रहे हैं। अगर 25 से 30 साल तक एक महिला लड़का नहीं पैदा करती है तो वो पुरुष दूसरी शादी कर सकता है, तो फिर क्या करे ऐसे यूसीसी का? कौन से महिला अधिकार मिल रहे हैं? गोवा में तो आपने यूसीसी लागू किया हुआ है। अंजना जी, मैं तीनों बातों का जवाब चल रहा है पहले से, मैं बिल्कुल तीनों बातों का जवाब दूंगा। सबसे पहले मैं सुरेंद्र जी की बातों का जवाब देना चाहूंगा, और सुरेंद्र जी के 2 लाइन भी कहना चाहूंगा कि दुनिया में बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो जैसे दिखते हैं वैसे होते हैं।
इन लोगों की समस्या यह है कि ये लोग बात कुछ और बोलेंगे, दिखाना कुछ और चाहेंगे, पर वास्तविकता इनकी कुछ और है। अभी कह रहे थे बाबा साहब अंबेडकर के कानून को आप कैसे कम्युनल बता सकते हैं। संविधान सभा की डिबेट्स को उठा करके देख लीजिए, जब हिंदू कोड बिल लाया जा रहा था, बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था कि अगर आप इस देश के 80% लोगों के लिए रिफॉर्म ला सकते हैं तो मुसलमानों के लिए क्यों नहीं लाएंगे। राजेंद्र प्रसाद ने मना कर दिया था, हमारे देश के राष्ट्रपति ने, कि हम इस पे साइन नहीं करेंगे। तब नेहरू जी निकल कर आए थे, उन्होंने कहा था अभी सही समय नहीं है, अभी हम नहीं लाएंगे, मुसलमानों के लिए कुछ रिफॉर्म नहीं लाएंगे, क्योंकि जो आका बैठे हुए हैं, जिनको तुष्टीकरण के कारण खुश करके वोट लेना है, उनके सामने घुटने टेकने वाली ये कांग्रेस पार्टी रही। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि क्रिमिनल कोड सबके लिए बराबर है, तलाक के लिए कोई किसी के पास जाएगा तो उसको वैसा ही अधिकार मिलेगा। कैसा मिलता था? तलाक की तो लड़ाई थी, मैरिज, डाइवोर्स, सक्सेशन, अडॉप्शन, यही तो चीजें हैं जो यूसीसी में नहीं है। आप तलाक को लेकर के जब जाते थे पहले, तो मुसलमान महिला ट्रिपल तलाक में ट्रिपल तलाक ले सकती थी, पर ये नहीं ले सकती थी। और मैं आपको एक बड़ी बात बता दूं आज अंजना जी, अगर ये कह रहे हैं ना कि हमको सेक्युलरिज्म शब्द से समस्या है, अगर आप देश के प्रियम्बल में सेक्युलरिज्म लिखकर शाहबानों को, अगर आप देश के प्रियम्बल में सेक्युलरिज्म लिखकर शाहबानों को मेंटेनेंस के लिए जो उसका अधिकार उसको कोर्ट ने दिया था उसको संसद से पलट सकते हैं, तो हमें इससे समस्या है, बिल्कुल समस्या है। क्योंकि आप लोगों ने सेक्युलरिज्म वर्ड की आड़ में ना जाने कितनी मुसलमान बहनों के साथ यह अत्याचार करने का काम किया। क्या केस था शाहबानों का? मैं किसी के बीच में नहीं बोला था। क्या केस था शाहबानों का? मेंटेनेंस के लिए जीत के आई थी 200 रुपए। कहा गया था कि 200 रुपए का मेंटेनेंस जिस पति ने उनको छोड़ दिया उनको मिलता रहे। राजीव गांधी की सरकार ये पचा नहीं पाई, 86 के अंदर बिल लेकर के आए कि उसको मेंटेनेंस नहीं मिलेगा, 3 महीने में बंद हो जाएगा। यह है आपका सेक्युलरिज्म। नहीं चाहिए देश को। आज देश को वो कानून चाहिए जो देश की सभी बहन बेटियों को उनका समान अधिकार दे। अगर मेंटेनेंस औरों को मिलता है तो मुसलमान बहनों को क्यों नहीं मिलेगा? अब रही बात गोवा की, गोवा के अंदर अंजना जी पहले से, क्योंकि गोवा बाद में आया, पर्शियन लॉ वहां पे था, गोवा के अंदर एक सिविल कोड है और वो यूनिफॉर्म सिविल कोड सबके लिए है, वो सबके लिए, वो 66 का एक्ट था। अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड पे चर्चा होगी, किसने मना किया कि उस पे नहीं होगी? हर पे होनी चाहिए, सबके ऊपर होनी चाहिए, क्योंकि देश में अगर क्रिमिनल कोड बराबर है तो सिविल कोड भी बराबर होगा। शाहबानों के केस में मेंटेनेंस के कोर्ट के फैसले को राजीव गांधी सरकार ने देश की संसद में पलटा। ये शायद सबसे बड़ा आपका धब्बा है जब आप सेक्युलरिज्म की बात करते हैं। अगर एक महिला को उसका मेंटेनेंस मिल रहा था, उसको आपने संसद में पलट दिया, इस पर आप कैसे मुस्कुरा सकते हैं? इसको कैसे सही ठहरा सकते हैं सर? देखिए अंजना जी, एक बात बताइए, अगर आपसे कोई कमी हो गई हो, आपसे कोई गलती हो गई हो, तो हमारे जो प्रतिद्वंदी हैं उस गलती को हम शिखंडी कहेंगे तो आप दिक्कत करेंगी, उस गलती को, क्योंकि हम हर लिंग का सम्मान करते हैं। लिंग नहीं, ये तो ऐतिहासिक चरित्र है, हम लिंग की बात नहीं करते। तो हमारी उस कमी को शिखंडी बना करके भारतीय जनता पार्टी वाले काहे छुपते हैं उसके पीछे? मैं आपसे फिर कह रही हूँ सर, मत बोलिए शब्द का इस्तेमाल। देखिए आप हर जेंडर, शिखंडी हिंदू देवी देवता हो गए लाएंगे, हर तरह के लोग हैं, बीच में नहीं बोलिए, हर तरह के लोग हैं और हम सबका सम्मान करते हैं। प्लीज किसी को भी कमजोरी और मजबूती की निशानी मत बनाइए। अब हम हमारी कमियों के पीछे सुनिए, छिपने की बात करिए ना। हमारी कमियों के पीछे छुप करके अपना ये पाप काहे करते हैं? आप खुद कह रहे हैं ऐतिहासिक भूल है। शाहबानों के है, हो गई। अब हम कई बार राजीव गांधी जी ने गलत किया था, घुटने टेके थे ना, ये बड़ा मसला है। अब बीच में मैं जानना चाह रहा हूं एक्चुअल में, पहले प्रवक्ता हैं जो बोल रहे हैं, कोई नहीं बोलता। आप हिंदुस्तान के राष्ट्रपति हैं, गवर्नर हैं, क्या लगे जानना चाहते हैं? 2 मिनट नागरिक हूं, जानना चाहता हूं आपका स्टैंड। आप कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, बताएंगे नहीं? अंजना जी, राहुल गांधी के परिवार वाले सिर्फ राष्ट्रीय जानते नहीं है। सिद्धार्थ जी, हाँ, फिर ये आपका शाउटिंग मैच हो जाएगा। नहीं, मत कीजिएगा शाउटिंग। नहीं, अब आप हमसे कह रही हैं। नहीं, हमने उनको रिक्वेस्ट कर दी। तो 2 मिनट रुकिए। कहते हैं ना कि झूठ बोला है तो उस पर कायम भी रहो जफर, आदमी को साहिब किरदार होना चाहिए। ये लोग साहिब किरदार नहीं है, हमेशा झूठ बोलते हैं। शायरी कितनी अच्छी करते हैं, उस पर ताली बजती है। कोई आपके तर्क पे दे तो ताली बजती है। ये तर्क है, शायरी के तो कई कायल है। ये शायरी नहीं, ये तर्क है। मैं आपको बताऊं, ये जो कायम नहीं रहते ना, मैं आपसे 3-4 चीजें कहता हूं। पहली बात कि अगर हमने कोई कमी करी तो हमारी कमियों के पीछे काहे छुप रहे हैं। दूसरी बात, मैं फिर से कहता हूं कि मेंटेनेंस चाहे मुस्लिम महिला हो चाहे हिंदू महिला हो, जो महिला कोर्ट में जाएगी उसे मेंटेनेंस मिलेगी। एक बात जान लीजिए, कोई आप गलत काम करेंगे। तीसरी बात, हलाला हो चाहे ट्रिपल तलाक हो, ये मुसलमानों के शरीयत में कोई वो नहीं है, एक नए पैसे का इसमें का कहीं पर भी कोई रोल नहीं है और कहीं नहीं लिखा हुआ। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने कुकर्मी वचनों को
कहना बंद करें, लोगों को बेइज्जत करना बंद करें। ये हलाला के नाम पर और ट्रिपल तलाक के नाम पर एक पूरे समूह को, पूरे समुदाय को गाली देने का काम करते हैं। मैं एक बात बताता हूं, मैं फिर से पूछता हूं इनसे, सिद्धार्थ यादव जी से, बता दे जरा सा हमको कि हिंदू महिला को बगैर तलाक दिए किस कानून के तहत छोड़ा हुआ है भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं ने? मैं उसके बारे में कुछ कहेंगे? छोड़ चुका हूं। अगर ये स्तर क्यों नहीं ले जाएंगे? अगर ये स्तर हिंदू का नेशनल महिलाओं के ऊपर तो मैं आपत्ति दर्ज कराता हूं। मैं 2 बार आपके उत्तर से नहीं छोड़ सकता। फिर रिक्वेस्ट कर रही हूं, मैंने पिछली बार आपकी बात की अनदेखी की, मत कीजिए। आप यूसीसी पर बात करने आए, उसी पर बात कीजिए। यूसीसी पर ही बात कर रहे हैं ना मैम। महिलाओं को मेंटेनेंस मिले, सबको एक तलाक़े बिद्दत के खिलाफ कानून लाना पड़ा ना। क्या है तलाक़े बिद्दत? हमें देखिए, फिर से आप बताएं कि कहीं बताइए ना, क्या है तलाक़े बिद्दत? क्या है वो ये बताएं। नहीं हम बता देते हैं सर, थोड़ा ना खान साहब को खाली पता है, तौसीफ खान को, हाँ मुझे भी पता है। जब एक साथ अगर जो इस्लाम में तरीका है उसको नई लोग अपनाते हैं, 1-2 बार देने के बाद तीसरी बार के बीच में गैप होना चाहिए, उसको नहीं मानते हैं, फोन पे 3 बार तलाक, मैसेज में, ये इसको तलाक़े बिद्दत कहते हैं। फिर से आपसे कहता हूं कि दुनिया भर के कम्युनल लोग जब सेकुलर सिविल कोड लाने की बात करते हैं, हम तो चुनौती देके एक बात कह रहे हैं इनसे कि आप सिविल कोड लाइए, यूनिफॉर्म सिविल कोड लाइए, आप उस पर चर्चा कीजिए, कोई ड्राफ्ट दिखाइए ना कि आप लाते क्या करना क्या चाहते हैं। आप नॉर्थ ईस्ट स्टेट के लिए क्या करना चाहते हैं? गोवा में यूसीसी लागू है, गोवा में गौकशी भी लागू है, गोवा की गौकशी क्यों नहीं बंद करते हैं लोग? बहुत सारे राज्यों में कॉन्ट्रडिक्शन है। ऐसा आप बताइए, नागालैंड में पेमा खांडू खुलेआम गाय खाता है, किरण रिजिजू खुलेआम गाय खाता है, खाते क्या स्तर है ये? क्या बोलने की बात? अब ये स्तर हो गया? आप जो झूठ बोलते रहेंगे, लेबल करते रहेंगे, कुछ भी बोलते रहेंगे। देखिए, सोच के बोलिए। हाँ बिल्कुल, जो आदमी गाय खाएगा, जिम्मेवारी से कहता हूँ, कांग्रेस पार्टी का स्टैंड है, जो आदमी गाय खाएगा हम उसको इज्जत नहीं दे सकते। मृत्युंजय जी आपकी राहुल जी को मत दीजिएगा, आपकी बात से सहमत नहीं होंगे। राहुल जी को मत देना इज्जत, उनकी नौकरी जाने वाली है। राहुल जी जो आदमी गाय खाता है इस बात उसको पर हम इज्जत नहीं दे सकते। मुझे अचरज इस बात पर है कि भारतीय जनता पार्टी यदि सेकुलर शब्द को आगे बढ़ा रही है तो कांग्रेस चिंता में पड़ रही है और बेचैन हो रही है। वो कह रही कि हमारी गलतियों के पीछे मत छिपिए, कोई नहीं छिपा आपकी गलतियों के पीछे। आपकी गलतियों को सुधार करने की बहुत सारी योजना आई। अगर मुस्लिम महिला देश की सर्वोच्च अदालत गई तो उसने उसको फैसला दिया और उसने कहा सरकार से कोडिफाई करिए लॉ को। आपके बड़े बड़े पार्टी के वकील धुरंधर वर्मा सुप्रीम कोर्ट में बहस कर रहे थे तलाक़े बिद्दत के समर्थन में, और आप तौसीफ साहब, मुझे वो जिला याद नहीं है, वो विधायक याद नहीं है, अंजना जी आपको याद होगा, वेस्ट बंगाल में आपने वो सब वीडियो देखा होगा। 2 मुस्टंडे मुस्लिम समाज के एक महिला को सड़क पर रौंद के मार रहे थे और वो विधायक कह रहा था ये शरिया है, शर्म आनी चाहिए आपको। उसके खिलाफ समझिए, ये सेकुलर सिविल कोड बिल होता, कभी ऐसा तो मानसिकता बदलती इस देश की कि सबका धर्म कुछ भी हो लेकिन इंसानियत और मानवता में बराबर है, इस बात की वकालत है। कितने बच्चों ने जो ताली बजाई, आप में से कितने बच्चों ने वो वीडियो देखा था? अच्छा, काफी बच्चों ने देखा है। तौसीफ साहब, अंजना जी देखिए, आप ये कह रहे थे कि अलग अलग संप्रदाय, जातियां, आदिवासी समाज, कस्टमरी लॉ है, उन सबसे चर्चा हुई। मैं नागालैंड के मुख्यमंत्री की बात क्यों कहता हूं? क्योंकि उनकी चिंता थी कि वहां महिलाओं को अलग अलग अधिकार मिले हैं। भारतीय जनता पार्टी ने उनसे कम्युनिकेट किया है। सेकुलर सिविल कोड का तात्काल मतलब यह है एक ऐसा सिविल कोड जिसमें धर्म आड़े ना आए, धर्म विषय नहीं बन जाए, उस चीज का भी ड्राफ्ट नहीं आया है। कई स्कूल ऑफ थॉट हैं इसमें सेकुलर सिविल कोड में, वर्ल्ड में पॉलिटिकल, आप शायद पढ़ाते होंगे। जो सिविल कोड चल रहा था वो कम्युनल कैसे है? कॉमनल नहीं है अभी, नहीं, वो यूसीसी जो है वो आया नहीं है। जो हम कोड फॉलो करते हैं उसमें धर्म आड़े आता है, संप्रदाय आड़े आता है और कई कस्टमरी लॉ आड़े आता है, उसको संवैधानिक अधिकार लेने में वो दिक्कत है। सुप्रीम कोर्ट कई बार कह चुका है, खुद ही बोल रहे हैं कि जो यूनिफॉर्म सिविल कोड जो संविधान में लिखा है, वो नहीं बोल रहा, गलत आशय ले जा रहे हैं। उन्होंने सवाल मुझसे पूछा, मैं समझ नहीं पाया। खुद ही जब बोल रहे हैं कि जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात आज तक आ रही थी वो कम्युनल थी। नहीं, आपने भाषण नहीं सुना ठीक से। उन्होंने बिल्कुल नहीं, आपके कानून कॉमनल सिविल कोड फॉलो कर रहे हैं, मतलब अलग अलग कम्युनिटी का
सुनना ही नहीं चाहते, उसका अलग बात है। हम लोग सब सुनते हैं और उसका मतलब नहीं, आप गलत अर्थ लगा रहे हो। जिस तरह से 4 दिन बाद हमारी तरफ आ जाएंगे, फिर हमारी बात हम कहीं रहे, हमारा स्टैंड सेकुलर रहेगा। नहीं, रुक जाइए, हम कहीं रहे, हमारा स्टैंड सेकुलर रहेगा। फिर ट्राई कर रहे हैं क्या? नहीं, हम कहीं रहे, हमारा स्टैंड सेकुलर रहेगा, ये अलग बात। आप बहुत प्यार करते हैं, ये भी नीतीश बाबू की कमजोरियों का आप लोग खूब मजा लेते हैं दोनों तरफ। कभी ये 4 दिन बाद फिर आ जाएंगे हमारे तरफ, फिर हमारी तरफ की बात करेंगे। हमारा स्टैंड एक ही रहेगा, कहीं रहे हम। और हम यही हैं, राष्ट्रीय परिषद और राष्ट्रीय कार्यकारिणी में प्रस्ताव पास कर दिया, जीवन पर्यंत आपके पास नहीं अच्छा जाएगा। सुनिए जीवन पर्यंत आपको, सुनिए तो जीवन पर्यंत आपको जो ये मुस्लिम वोट चाहिए, आपको भी इतना बहकावे में मत आइए। सुनिए, अरे यूनिफॉर्म सब कुछ आएगा तो मुस्लिम समाज इसका विरोध करेगा ही करेगा। मालूम है, हमने सिद्धांत तौर पे, हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा है कि हम यूसीसी के सिद्धांत का समर्थक हैं। पहली सरकार है बिहार की जिसने तलाकशुदा महिलाओं को हर महीने पैसे दिया जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती, मुस्लिम समाज की महिलाओं को और हिंदू समाज की भी महिलाओं को। हम, हमारा सेकुलर क्रेडेंशियल बहुत साफ है। एक लाइन खाली, सिर्फ एक लाइन शायरी मुझे ना कोई शायरी नहीं, अच्छा सुनाते हैं। मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूं भाई साहब से जी कि भैया कल से पहले किसी भी आदमी ने, पिछले 25-30 साल से सिद्धार्थ जी लगे थे, कल से पहले किसी भी आदमी ने सेकुलर सिविल कोड का नाम सुना था? किसी ने भी सुना था तो बता दे भाई। देखो हाथ भी खड़े हो गए। नहीं बताया ना, बता दें क्या हाथ खड़े कर रहे हैं पूछ लो इनसे कि कब यूनिफॉर्म सिविल कोड सवाल सुनते हैं। सवाल सर मेरा सवाल कांग्रेस से है। यूसीसी की बात तो हो रही है यहाँ पे, और खासकर सेकुलरिज्म वर्ड जो आपने लिया है, कहते रहते हैं कि बीजेपी इसको कर रही है, तो आपने ऐसा क्या करा? सेकुलरिज्म वर्ड जो उन्होंने करा, तो आपने भी तो जातिगत जनगणना लाए। आपको विश्वास नहीं सेकुलरिज्म पे, आप जातिगत जनगणना लाए, उससे आपको कितना वोट बैंक का फायदा होगा चुनाव में? अच्छा, आप कह रहे हैं कि ये धर्म पे खेलते हैं, वो जाति पे खेलते हैं, यही सवाल है ना? समझदार हो तुम। बहुत बढ़िया, मैं जवाब दे दूं? जवाब क्या देंगे आप इस पर? अरे है जवाब? हाँ। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट राउंड में 1-2 सवाल। सर आप बोल रहे हैं कि यूसीसी लाने का भी सही समय नहीं है, तो आप क्या चाहते हैं कि शाहबानो की तरह भी और भी केस सामने आए, उसके बाद ही इस पे एक्शन लिया जाएगा? ठीक है, चलिए अब तो 2 ही सवाल है, तो आप जवाब दीजिए फिर आपसे। मैं आपको 2 चीजें बड़ी साफ कहता हूं बेटा। बहुत बढ़िया सवाल था तुम्हारा, तुमने ये सेकुलर शब्द पे आ गए, अभी कम्युनल से सेकुलर पे आए, आगे आने वाले और भी आएंगे। जाति जनगणना जरूरी क्यों है वो बहुत समझ लीजिए। देश में आप हिंदू की जनगणना कराते हैं, मुसलमान की जनगणना कराते हैं, देश के संसाधन कितने हैं उसकी जनगणना कराते हैं, कितने न्यूज चैनल हैं उसकी जनगणना कराते हैं, आदमी कितने हैं उसकी जनगणना कराते हैं, शेड्यूल कास्ट कितने, शेड्यूल ट्राइब कितने हैं, मुस्लिम कितने हैं, उस सब की जनगणना कराते हैं, सिर्फ ओबीसी की जनगणना नहीं कराते। कांग्रेसी कितने? और मैं आपको बताऊं तो जितने लोग जो हैं, अगर आज की डेट में ओबीसी की जनगणना हो जाएगी तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा? भारतीय जनता पार्टी 2012 से लेकर के 2020 तक इसी जाति जनगणना के पक्ष में थी। आज अभी ये बड़ी बड़ी बातें कांग्रेसी की तरह पूछ रहे हैं। बिहार में सारे के सारे लोगों ने मिल करके जातिगत सर्वे कराया, जिसमें नीतीश कुमार भी थे, तेजस्वी भी थे, भाजपा भी थी और कांग्रेस भी थी। तो आज की डेट में दिल्ली आते आते काहे विरोध में आ जाते हैं लोग? सवाल है मेरा सुरेंद्र जी आपसे कि अगर पति अलग जात का है, बीवी अलग जात की है, बच्चा कौन जात का होगा, बीवी कौन जात की होगी, पति कौन जात, कैसे बताना? कोई फॉर्मूला निकाला है कांग्रेस पार्टी ने? हम लोग तो कंफ्यूज है। इस देश में करोड़ों लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अलग अलग जातियों में शादी की होगी, तो बीवी की क्या जात होगी, पति का क्या रहेगा, बच्चे का क्या रहेगा? ये तो ऑलरेडी कानून में तो कोडिफाई है, लेकिन आपसे पूछ के किया जाएगा। आप बताइए ना, आप ला रहे हैं, पूछा जाएगा बाकायदा। उस समिति के अध्यक्ष प्रवक्ता ने कहा कास्ट सेंसस आप प्रमोट करना चाह रहे हैं और मुझे अध्यक्ष बनाएंगे। इसका जवाब तो मतलब आप लोग मजाक करने आ रहे हैं? मैं आपसे एक प्रश्न है, आपको खुद पता है इस बात का कि पति जिस जाति का है वो बेटा उसी जाति का। नहीं अंजना जी, एक अलग भी मसला है। नहीं, ये अलग मसला है, आप समझ नहीं रहे। एक दत्तात्रेय ब्राह्मण घोषित हो चुका है, प्रवक्ता ने महोदय ने किया था। ये अलग बात हो गई। किया था ना प्रवक्ता महोदय ने, किसी की जात घोषणा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, वो दत्तात्रेय ब्राह्मण है। पत्नी अपना जात बताएगी, पति अपना बता देगा, क्या दिक्कत है उसमें? नहीं, लेकिन जो इंटरकास्ट मैरिज, मैं एक छोटी सी बात बोल, मैं किसी के बीच में नहीं बोलता, एक छोटा सा पॉइंट बोल रहा हूँ। अंजना जी आज किसी के बीच में नहीं बोलते, आप सबके बीच में बोल रहे हैं, बता रहे किसी के बीच में नहीं बोलते। जी तब से काफी हल्की बातें कह रहे थे, पर जोश जोश में एक बात बहुत गलत बोल गए। खतरा है इनकी नौकरी पे। इन्होंने बोला कि पिता जिस जात का होता है बेटा उसी जात का होता है।
इनके शीर्ष नेता फंस जाएंगे इस काम में? नहीं फंसेंगे, उस कहानी में फंस जाएंगे। नहीं फंस गए हैं। फिर कहां जाएंगे? भी बता क्योंकि यही फॉर्मूला तो दादाजी से भी शुरू होगा, फिर ये कहां जाएंगे? तो उस कहानी में नहीं जाना चाहिए। अपनी जो बात डिबेट में हुई उस पर बात मैंने आपके सर्वोच्च नेता का नाम नहीं लिया क्योंकि मैं सम्मान करती हूँ आपकी पार्टी का, उनके नेता साहब का, लेकिन ये केस तो फिर कुछ समस्या ये है कि कुछ जितने मूर्ख लोग हैं, अगर वो लोग अपने किसी के अपनी समझदार है, बता दीजिए, दादाजी से शुरू करिए, बताइए कौन कितना है। हाँ बिल्कुल, और आपकी पार्टी ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस आज पूछ लिया जाए, इनका जाति का जनगणना कर दी जाए। आप मुझे ये बताइए, फिरोज गांधी किसके बेटे थे, किसके दत्तक पुत्र थे? आप बताइए, जनगणना आपसे शुरू कर रहे हैं, दादाजी से शुरू करिए, बताइए। इससे तय होगा कि वो क्या है, उनकी जाति और फिरोज गांधी महात्मा गांधी के गोद लिए हुए बेटे थे, जिनसे इंदिरा गांधी जी की शादी हुई थी। और पारसी समूह में किसी भी तरीके से किसी का भी मृत्यु संस्कार जो है वैसे किया जाता है, क्या नाम उसमें डाला जाता है उनको, लेकिन उनको बाकायदा हिंदू रीति के अनुसार क्या नाम पूरा उनका विधिवत संस्कार हुआ। उनके जो वो है क्या बोलते हैं एशेज हैं, वो गंगा में गए। और ये सारी की सारी चीजें मत आइए, और आप अगर इस तरीके से मैं आपकी जनगणना शुरू कर रहा हूं, बताइए फिरोज खान जी कौन सी जाति से थे और वहां से लेकर के राहुल जी तक आइए। मैंने कहा ना महात्मा गांधी के बेटे थे, आपको नहीं पता है तो गांधी के बेटे थे फिरोज खान जी, महात्मा गांधी के दत्तक पुत्र थे, दत्तक पुत्र। ये कौन सी वाली किताब है? ये इनके दफ्तर में मिलती है हिस्ट्री की किताब, खुद ही लिखने लग रहे हैं और खुद ही बताने लग रहे हैं। मिलती है महात्मा गांधी वो कैसी बात है? मुझे लगता है कि ये डिबेट इसीलिए अंजना जी, अंजना जी देखिए, मैं व्यक्तिगत और ऐसे विषयों पे बहुत लंबी टिप्पणी नहीं करता। सुरेंद्र जी भी जानते हैं कि आज इनसे क्या हो गया। नहीं, जो आज का महत्वपूर्ण विषय है, मैं आज का जो महत्वपूर्ण विषय है पूरी डिबेट में, जब पूछा गया शाहबानो के बारे में, जब पूछा गया हलाला के बारे में, क्या बोल दिया? हलाला और ट्रिपल तलाक तो एक वर्ग की बनाई हुई बातें हैं, ये बोला डिबेट में। नहीं, ये सही हलाला नहीं होता था, ट्रिपल तलाक नहीं होता था इस देश में। अगर ट्रिपल तलाक नहीं होता था तो संसद में खड़े होकर बहस क्यों कर रहे थे कि कानून गलत लाए? क्यों बहस कर रहे थे? थोड़ा शांति रखिए, धीरज रखिए। देखिए नहीं, धीरज कैसे रखेंगे? आप बात अच्छी बताइए ना। आपको कुछ ज्ञान दे रहा हूँ फ्री का, बताइए, आप ज्ञान दीजिए, आपका भी नोट करते हैं। आज तक अब सुन लीजिए, मैरिज का जो कॉन्सेप्ट है, शादी का जो कॉन्सेप्ट है हिंदू कल्चर में, वो है जन्म जन्म का साथी। वहां तलाक का, डिवोर्स का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। इंडियन डिवोर्स एक्ट आया, उसके बाद ये इंट्रोड्यूस हुआ, ये सोशल रिफॉर्म का हिस्सा है। और मुस्लिम समुदाय में, इस्लाम में ये जो कॉन्सेप्ट है शादी का, ये एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है और इसमें डिवोर्स यानी तलाक का कॉन्सेप्ट शुरू से है। 1400 साल पहले से है। अब मैं जवाब, ये औरंगजेब के टाइम से नहीं, इनका तो औरंगजेब के आगे इनको कुछ दिखता ही नहीं है। इन्होंने तो कुछ पढ़ाई किया नहीं है। ये तो ऑब्सेस्ड है मुगल से। क्या है तलाक की बिद्दत क्या है? अब देखिए, तलाक के आप जो कह रही है ट्रिपल तलाक की बात, ये है किसी जमाने में, आज से 1200-1300 साल पहले, उस जमाने में जंग होती थी और इस्लामिक फौज जंग में थे, और उस जमाने में एक सिचुएशन के हिसाब से यह पर्टिकुलरली उस टाइम पे अलाउ किया गया था कि 3 महीना अगर आपकी वेट करते हैं। जब एक जमाना यह आया था कि सारे मर्द मारे गए थे फौज में, तो उसके बाद उनकी वाइफ थी और उनके साथ में दोबारा शादी के लिए जब लोग राजी हुए तो उन्हें 3 महीना वेट करना पड़ता। ये उस एक पर्टिकुलर इंस्टेंस का बात है कि उस वक्त उन्हें बाजाब्ता उस जमाने के रिलीजियस स्कॉलर के द्वारा इंटरप्रिटेशन एस्टैब्लिश करके वो कभी भी प्रैक्टिस नहीं रहा। साल पहले क्या हो रहा था वो हो सकता है कि आज के जमाने में प्रैक्टिस यही है, प्रेमाइस सही रहा हमेशा से है, लेकिन फोन पर आमने सामने क्या ट्रिपल तलाक अंजना जी, मैं बात कर दूं इस बारे में ट्रिपल तलाक दिया जा रहा है। बीजेपी क्या चालाकी करती है? एक कानून, मुझे जवाब दीजिए ना, छोड़िए मैं आपको ही जवाब दे रहा हूं कि एक कानून जो कानून है ही नहीं, उसे कानून बता करके बीजेपी कहती कि मैंने कानून ला करके इसको रद्द कर दिया। बीजेपी के पहले सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया। एक मिनट मत कीजिए, आपको मौका मिलेगा। बीजेपी कानून लाने से पहले सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ट्रिपल तलाक, इंस्टेंट ट्रिपल तलाक वैलिड नहीं है अकॉर्डिंग टू द मुस्लिम लॉज ओनली। उसमें उन्होंने इंटरप्रीट किया है शरिया लॉ को। शरिया लॉ में कभी भी एक दफा 3 तलाक आप नहीं दे सकते। अगर किसी ने ऐसा किया, उसको खुद फतवा के द्वारा कहा जाता था। इस्लामिक रिलीजियस स्कॉलर कहते थे कि यह गलत है। तो क्या क्या चलता है सर? कौन इस्लामिक स्कॉलर के पास क्या बात कर रहे हैं? बहुत सारे ऐसे लोग हो सकते हैं, झोला छाप डॉक्टर हमारे देश में भी है, तो झोला छाप फतवा देने वाले लोग भी हमारे देश में, उससे कानून नहीं बदलता। इंपॉर्टेंट जवाब है आज है बिल्कुल फैक्चुअली गलत।
एक सेकंड डॉक्टर नहीं, मैं किशोर। उस पर बोलना चाह रहा था, जो आप इंटरकास्ट की मैरिज की बात करते हैं, ये प्रथा थोड़े है। इंटरकास्ट इज प्रोडक्ट ऑफ लव मैरिज, उसमें तो उनको जाति से मतलब ही नहीं है, यहाँ तक कि परिवार ही स्वीकार नहीं करते जात हैं। तो बताना पड़ेगा ना, नहीं, जब कोई जात आएगा बताने कास्ट का सेंसस उसमें करने। जरूरत ही नहीं है। जात दे के प्रेम थोड़े होता है, नहीं, प्रेम विवाह जात देकर थोड़े होता है। अरे भाई साहब, मैं कह रही हूँ कि कास्ट सेंसस पूछने वाला आएगा तो उसको बताना पड़ेगा ना, नहीं जो कि आपकी जाति क्या है। हाँ, दोनों अपनी अपनी जाति बताएंगे, उसमें क्या अपनी अपनी बताएंगे हाँ, ना। बताएंगे मिक्स। आप देखिए जो बच्चा क्या बताएगा, वो सुन उनका लीजिए, सवाल ये है, आप कहाँ फंस गए? आप सुनिए तो पहले, मैट्रिमोनियल में एक कॉलम भी आता है, पढ़ लीजिएगा, आप पढ़ते भी आजकल मैट्रिमोनियल बहुत पढ़ रहे हैं। जब अरे आप तो कुछ पढ़, आप ऐसे संगत में हैं कि पढ़ना ही छोड़ दिए हैं। अरे पढ़ना ऐसा अगर नहीं रहते है। तो चलता। मैं सिर्फ यही बात कहना चाहता हूँ कि जातीय जनगणना का उद्देश्य है, जो कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटी है उसको रिकॉर्ड करना, उस समस्या को समझना और उसके हिसाब से उसका समाधान तय करना। कर्नाटक में बिहार सरकार ने किया, कर्नाटक बिहार में सरकार ने जातिगत किया है। जनगणना लेकिन सर्वे हो भारतीय चुका जनता है, पार्टी, राजद भारतीय कांग्रेस की जनता दोस्त पार्टी है, कब रिलीज बिहार कर में रही है कहती है डेटा? कि होगा, अंजना देश जी, में नहीं कर्नाटक होगा। में हो चुका है, ये डेटा रिलीज कर रही है। बहुत खतरनाक है। अंजना जी, ये सवाल है, कर्नाटक का डेटा रिलीज नहीं कर रहे। अंजना जी, फैक्चुअली कुछ गलत चला जाएगा आपके शो पे, जवाब देना पड़ेगा। आप दोनों की सरकार जब चल रही थी, अब अलग बात है कि इनकी चल रही है, हम तो सहमत पता ही हैं नहीं उससे, चलता बिहार में कर्नाटक का जनता डेटा। को किसकी चल रही है। लेकिन जब साथ में थे तो आपने कास्ट सर्वे का डेटा रिलीज किया, कर्नाटक में हो चुका है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने ऑन रिकॉर्ड मुझे कहा था जब बघेल साहब थे कि हमने सर्वे सबसे पहले किया, नीतीश बाबू के भी पहले किया। डेटा आज तक नहीं आया, क्यों नहीं आया? नहीं, डेटा तो जो सबसे पहले आना चाहिए था, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती। 2011 का जो डेटा था, अगर भारतीय जनता पार्टी रिलीज कर देती, नहीं आप उसके बाद 8 साल 8 साल उसके बाद दो बातें अभी भी बिल्कुल कर गलत की सकते गई, हैं। दो बातें बिल्कुल गलत की गई है, मैं उसका जवाब दे दूं। पहली बात तो बोला ऐसा कोई एक्ट ही नहीं है। मैं यहाँ पे जितने छात्र बैठे और जितने दर्शक हैं सबको जाके कहूंगा, एक बार गूगल करके शरिया एप्लीकेशन एक्ट 1937 को उठाइएगा, वही लागू था। इनके इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट अंग्रेजों से उसको लेकर के आए, मात्र 2.5 पेज का एक्ट है, 6 ही सेक्शन है उसमें। सेक्शन 2 उसका कहता है कि जो देश के मुसलमान है वो शरिया लॉ से चलेंगे, खत्म कहानी। और जिस केस की बात कर रहे हैं, ऑल इंडिया पर्सनल मुस्लिम लॉ बोर्ड ने कोर्ट में एफिडेविट दिया कि अगर ये सरकार ट्रिपल तलाक हटा देगी तो मुसलमान मर्द जला देंगे अपनी बीवियों को। आप यूसीसी कब ला रहे हैं? सेक्युलरिज्म नहीं है, इधर देखिए, यूसीसी कब ला रहे हैं? अंजना जी, एक राज्य ला चुका है, एक राज्य ला चुका है, उत्तराखंड। अब प्रधानमंत्री ने अपनी मंशा बता दी है, एक एक करके सभी राज्य लेकर के आएंगे और हमारी प्रतिबद्धता है। ये तो इनका तो स्टैंड तक क्लियर नहीं है, क्योंकि इनको तुष्टीकरण करना है। और हमारे तो ये वाला काम है कि हमें वोट से मतलब नहीं है, वोट मिलेगा नहीं मिलेगा देखी जाएगी। आप इसको अच्छा मान रहे बुरा मान रहे देखा जाएगा, पर देश के नागरिकों के साथ अन्याय ना हो, इसको लेकर के सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।